ज़िंदगी जीना आसान नहीं होता, ज़िंदगी जीना आसान नहीं होता, और बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता। जब तक ना पड़े हथौड़े की चोट, जब तक ना पड़े हथौड़े की चोट, पत्थर भी भगवान नहीं होता। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव आपका स्वागत करता हूं ब्राइट जीके एकेडमी पे। दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने बात की थी प्रस्तावना की, ठीक है, पॉलिटी हमने शुरू कर दी है। उससे पहले मेरी एक वीडियो आई थी जिसमें मैंने आपको लेखपाल की वीडियो के बारे में बताया था। फिर लास्ट वीडियो में मैंने पॉलिटी शुरू करी है। लास्ट वीडियो से वो मेरी पहली वीडियो थी। पॉलिटी की दूसरी वीडियो है प्रस्तावना के बाद, जो मैंने कल बताया था आपको कि प्रस्तावना के बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो होगा संविधान का निर्माण, संविधान कैसे बना। तो आज जो हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में, हम संविधान के बारे में चर्चा करेंगे कि संविधान कैसे बना। तो दोस्तों, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। इस वीडियो में आपकी पूरी जानकारी मिलेगी कि संविधान में क्या खर्चा आया था, कैसे बनाया गया था, किन किन लोगों द्वारा बनाया गया था। संविधान का महत्व मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में, ठीक है। तो पहले तो संविधान, हमें ये पता होना चाहिए संविधान है क्या, संविधान क्यों लाया गया, उसकी ज़रूरत क्या पड़ी। तो बात करते हैं संविधान की। तो जो ये संविधान है, ये संविधान क्या है दोस्तों? संविधान क्या है? नियम और कानून का एक सेट है, एक समुच्चय है। नियम और कानून का एक समुच्चय है जिसके द्वारा किसी भी सरकार को, कोई भी सरकार अपनी सरकार चलाती है। ये उसका दस्तावेज है। मतलब जैसे होता है ना किसी की गाइडलाइंस कि आप ये नहीं कर सकते, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते, इससे कम नहीं कर सकते। तो ये किसी भी गवर्नमेंट के लिए एक गाइडलाइन का काम करता है, ठीक है, कि कोई भी सरकार संविधान तोड़कर नियम नहीं बना सकती है, ठीक है दोस्तों। तो किसी भी सरकार को चलाने का एक दस्तावेज है संविधान। संविधान जब बनाया गया था तो 1934 में एम.एन. रॉय ने इसकी पहली बार मांग की थी। 1934 में एम.एन. रॉय ने सबसे पहला विचार आया था उनका संविधान को लेके। उसके बाद, लेकिन वो केवल विचार आया था। 1935 में, मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, 1934 में एम.एन. रॉय द्वारा पहला विचार आया था। 1935 में आईएनसी का मतलब है दोस्तों इंडियन नेशनल कांग्रेस। आईएनसी ने संवैधानिक रूप से, आधिकारिक रूप से संविधान सभा की मांग की थी अंग्रेजों से। उस टाइम पे अंग्रेज थे, अंग्रेजों से मांग की थी संविधान सभा की। कब मांग की थी? 1935 में। जब 1935 में आईएनसी ने मांग की थी तो ये मांग 1940 में एक्सेप्ट हुई थी, जिसे हम अगस्त ऑफर के नाम से जानते हैं, जिसे हम अगस्त ऑफर के नाम से जानते हैं। 1940 में ये मांग एक्सेप्ट हुई थी। तो ये बेसिक सी चीज़ें हैं, इसको मैं आगे कैरी करता हूँ। लेकिन पहले ये पता होना चाहिए कि संविधान जो बना था उसमें कितना खर्चा आया था, कब, कितना दिन लगा था बनने में। तो यहाँ पे देखिए, चीज़ों को याद रखने के लिए एक ही जगह पे चीज़ों को सजा लें, चीज़ों को लेंथी ना करें बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो जैसे अभी खर्चे की बात करते हैं, खर्चा कितना आया था? 64 लाख। संविधान को बनाने में कितना खर्चा आया था? 64 लाख, ठीक है दोस्तों। समय कितना लगा था? 11 महीने 18 दिन, या इसको इस तरीके से भी याद रख सकते हैं, 12 दिन कम 2 साल में 12 दिन कम, 12 दिन कम 2 साल में, ठीक है दोस्तों। एक ये हो गया। दूसरा, जो हमारा संविधान है, क्वेश्चन बनता है कि विश्व का सबसे बड़ा संविधान किस देश का है? सबसे बड़ा संविधान किस देश का है? भारत का। सबसे बड़ा लिखित संविधान है ये। ठीक है दोस्तों। अगर क्वेश्चन आता है कि विश्व में सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है? भारत का है। ठीक है। नेक्स्ट, सबसे पहले संविधान किस देश ने बनाया था? सबसे पहले संविधान किस देश ने बनाया था? अमेरिका ने।
सबसे पहला संविधान। नेक्स्ट ये क्वेश्चन बन सकता है कि किस देश का लिखित संविधान नहीं है। किस देश का लिखित संविधान नहीं है? ब्रिटेन का। लिखित संविधान नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो अभी तक हमने क्या पढ़ा कि खर्चा कितना आया 64 लाख संविधान को बनाने में, समय कितना लगा 11 महीने 18 दिन, और ये सबसे बड़ा लिखित संविधान है भारत का। सबसे बड़ा लिखित संविधान क्यों? क्योंकि हमारा जो संविधान है वो सबसे लास्ट में बनाया गया है। हमने क्या किया है कि सारे जितने भी देश हैं सबके संविधान को जांचा परखा, और उनमें से जो जो अच्छी चीज़ें हमें लगी वो हमने अपने संविधान में डाल ली, एक्सेप्ट कर ली अपने आप को। तो इसीलिए जो हमारा संविधान है वो मिला जुला कर बनाया गया है, तो ये सबसे बड़ा संविधान है। दूसरा, सबसे पहला संविधान किसका था? अमेरिका का था। और नेक्स्ट है फिर कि किस देश का संविधान लिखित संविधान नहीं है? तो किस देश का नहीं है? ब्रिटेन का नहीं है। एक बात यह आती है कि संविधान लागू कब हुआ था? संविधान कब लागू हुआ था? तो जो संविधान लागू हुआ था वो डेट है 26 नवंबर 1949। लेकिन जो ये लागू हुआ था ये आंशिक रूप से लागू हुआ था। आंशिक रूप से। अब ये आंशिक रूप से हुआ है तो पूर्ण रूप से कब लागू हुआ था, यानी कि पूरी तरीके से कब लागू हुआ था? ये हुआ था 1950 में, 26 जनवरी 1950 ये पूर्ण रूप से लागू हुआ है। ठीक है दोस्तों, ये हुआ है पूर्ण रूप से लागू 26 जनवरी 1950 को। तो यहाँ पे क्या हुआ था कि कुछ संशोधन किए गए थे, संविधान जब बना के लाए थे अम्बेडकर साहब, उसके बाद जब पार्लियामेंट में उसे अप्रूवल मिला, फिर उसके बाद कुछ संशोधन हुए। तो यहाँ पे संशोधन होने के बाद लगभग 60% संविधान तो यही लागू हो गया था, लेकिन उसके बाद जो बचा हुआ संविधान था वो 1950 में लागू हुआ था। ठीक है दोस्तों, तो ये कुछ बेसिक क्वेश्चन है जो संविधान के हैं। ठीक है, जब ये बेसिक क्वेश्चन आपके क्लियर हो जाएंगे उसके बाद हम आगे कैरी करते हैं। आगे मैं बता रहा था आपको कि 1940 में अगस्त तोहफा आया था। 1940 में अगस्त तोहफा आया था। जब अगस्त तोहफा आया था उसके बाद ये अगस्त तोहफा इसलिए आया था कि जो ब्रिटिश लोग थे उन्होंने हमारी संविधान सभा को मंजूरी दे दी थी, संविधान सभा बनाने के लिए मंजूरी दे दी थी। और जब ये परमिशन मिली थी तो वो अगस्त में मिली थी, इनफैक्ट 8 अगस्त को मिली थी, 8 अगस्त को मिली थी। तो इसको हम अगस्त तोहफा के नाम से जानते हैं। ठीक है, 1946 में जब कैबिनेट मिशन आया था तो कैबिनेट मिशन को लॉर्ड एटली ने भारत भेजा था, और उसके जो अध्यक्ष थे वो पैट्रिक लॉरेंस थे। तो जो कैबिनेट मिशन आया था इसका काम था कि जल्द से जल्द भारत में संविधान सभा का गठन कराना। तो संविधान सभा का गठन कराना इनका मूलभूत कार्य था। उसके लिए इन्होंने क्या किया, पूरे भारत में इलेक्शन करवाए। जब इन्होंने पूरे भारत में इलेक्शन करवाए तो उस समय जो इलेक्शन करवाने का जो प्रोसेस था, क्योंकि संविधान सभा का गठन करने के लिए जो सदस्य चुने जाने थे वो भारत से चुने जाने थे। तो उसके लिए क्या हुआ कि इन्होंने पूरे भारत में इलेक्शन करवाए। तो हैदराबाद रियासत ने इस प्रोसेस में जो कैबिनेट मिशन जो चुनाव करवा रहे थे इस प्रोसेस में पार्टिसिपेट नहीं किया था, यानी कि भाग नहीं लिया था। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है संविधान सभा के गठन के समय किस रियासत में चुनाव में भाग नहीं लिया था, तो कौन सी रियासत है? हैदराबाद। एक क्वेश्चन ये बन जाता है कि 1946 में कैबिनेट मिशन जो आया था उसके अध्यक्ष कौन थे? तो उसके अध्यक्ष मैंने आपको बताया लॉरेंस जी थे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है किसने भेजा था उसे? लॉर्ड एटली ने इसे भारत में भेजा था। ठीक है, उसके बाद जब ये संविधान सभा बनी, संविधान सभा में जो क्वेश्चन मोस्टली ये पूछा जाता है बी आर अम्बेडकर जी कहाँ से चुने गए थे? बी आर अम्बेडकर जी जो चुने गए थे वो पश्चिम बंगाल से चुने गए थे, क्योंकि जो प्रोसेस था वो ये था कि 10 लाख में से एक व्यक्ति को चुना जाना था।
संविधान सभा के गठन के लिए 10 लाख व्यक्ति में से एक व्यक्ति को चुना जाना था। इसी क्रम में जब बी आर अम्बेडकर जी को चुना गया था तो वो पश्चिम बंगाल से चुने गए थे। और एक आपको बता देता हूँ यहाँ पे एक बेसिक चीज़ जो मैं अभी याद आ गया मेरे को, कि अगर आता है कि संविधान का पिता किसे कहा जाता है, तो पिता किसे कहा जाता है संविधान का? बी आर अम्बेडकर जी को। ठीक है, संविधान का पिता कहा जाता है बी आर अम्बेडकर जी को। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे 10 लाख में से एक व्यक्ति को चुना जाना था। चुनने के बाद जो टोटल व्यक्ति चुने गए थे तो 292 थी, लेकिन 292 चुने गए थे। 292% जो थे वो चुने गए थे, निर्वाचित होकर आए थे, इलेक्टेड होकर आए थे। टोटल जो संख्या थी वो 389 थी। संविधान सभा का जब गठन हुआ था उसमें जो टोटल मेंबर्स थे वो 389 थे, जिसमें से कि 292 चुने गए थे। अब क्वेश्चन यहाँ से ये नहीं आता कि कितने मेंबर चुने गए थे, क्वेश्चन ये आता है कि जो हिंदू, सिख, मुस्लिम, एससी और महिलाएं जो चुनी गई थी। तो कई बार क्वेश्चन ये पूछा गया है कि संविधान सभा में कितनी महिलाएं चुनी गई थी, तो आंसर आता है 15 महिलाएं। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन यूपी पुलिस में ऑलरेडी आया हुआ है कि कितनी महिलाएं चुनी गई थी, 15 महिलाएं चुनी गई थी। निर्वाचित होकर कितने आए थे? 292, ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। जब 15 महिलाएं चुनी गई थी उसके बाद जब संविधान सभा के मेंबर्स डिसाइड हो गए थे, संविधान का जो सभा के लिए मेंबर्स का गठन हो गया था, उसके बाद जो पहली बैठक हुई थी संविधान की वो 9 दिसंबर 1946, ये पहली बैठक थी। ये पहली बैठक थी। इसके जो अध्यक्ष थे, अब पहली बैठक है संविधान सभा की पहली बैठक है, सभा बन चुकी थी, बैठक हो गई है। अब जो पहली अध्यक्ष थी तो उसमें जो अध्यक्ष थे वो डिसाइड नहीं थे, क्योंकि पहली मीटिंग में ही तो अध्यक्ष डिसाइड करेंगे। और जब पहली मीटिंग में ही नेक्स्ट अध्यक्ष डिसाइड हुए, लेकिन पहली मीटिंग में टेम्परेरी एक अध्यक्ष बना लिए गए जिनका नाम था सच्चिदानंद सिन्हा। तो सच्चिदानंद जी जो थी वो टेम्परेरी प्रेसिडेंट थे, टेम्परेरी अध्यक्ष थे इसके। उसके बाद 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक हुई, तो उसमें जो परमानेंट अध्यक्ष चुने गए, उसमें जो परमानेंट अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो क्वेश्चन सीधा सीधा ये भी बनता है कि संविधान सभा में अस्थायी अध्यक्ष कौन थे और स्थायी अध्यक्ष कौन थे। यदि स्थायी अध्यक्ष की बात आए तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और अस्थायी अध्यक्ष की बात आए तो सच्चिदानंद सिन्हा, जो कि 9 दिसंबर को बनाए गए थे। ठीक है दोस्तों, उसके बाद जब ये अध्यक्ष बन चुके थे संविधान सभा के, उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने क्या किया कि संविधान के लिए संविधान बनाना था। अभी तो केवल सभा बनी है, अगर सभा बन गई है उसमें ये मेंबर, ये लीडर हैं, ये अध्यक्ष हैं, इनके ही अंडर में संविधान सभा चल रही थी। तो इनके अंडर में जब संविधान सभा चली थी, इन्होंने क्या किया कि संविधान के कार्य, यानी कि संविधान में जो कार्य थे, जैसे कि संविधान में अनुच्छेद के बारे में काम करना, या फिर मान लीजिए संविधान को कौन सी चीज़ कहाँ से उठा के लाना, या फिर संविधान के निर्माण के लिए जो भी कार्य थे वो इन्होंने बांट दिए। जब इन्होंने वो काम लोगों में बांटना शुरू किया, और लोगों में बांटने का मतलब है जो ये लोग थे 389, इनके बीच में बांटना शुरू किया संविधान का कार्य, संविधान निर्माण करने का कार्य, संविधान को बनाने का कार्य, जो इन लोगों के बीच में बांटना शुरू किया, तो यहाँ पे इन्होंने कुछ ग्रुप्स बना दिए। ठीक है, तो जो ग्रुप्स बने थे उन्हें समिति बोलते हैं। तो इस तरीके से 8 बड़ी समिति का निर्माण हुआ और कुछ छोटी समितियों का निर्माण हुआ। जो कुछ छोटी समितियों ने, लगभग 13 समितियां थी, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। 8 बड़ी समितियों का निर्माण हुआ। उन 8 बड़ी समितियों में भी केवल उनके अध्यक्ष का नाम इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, बाकी जो मेन इंपॉर्टेंट समिति है वो है आपकी प्रारूप समिति। प्रारूप समिति मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों। अब प्रारूप, आप नाम से ही क्लियर हो रहा है, इसको इंग्लिश में ड्राफ्टिंग कमेटी बोलते हैं, नाम से ही क्लियर हो रहा है प्रारूप, यानी कि संविधान का पहला रूप, संविधान किस तरह का दिखना चाहिए, संविधान कैसा होना चाहिए। तो इसके जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर थे। ठीक है दोस्तों, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी थे।
जो प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी थे। अब ये जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी अध्यक्ष थे, इनके अंडर में 7 मेंबर इन्हें और दिए गए थे, 6 मेंबर इंक्लूडिंग इन्हें करके 7 मेंबर थे। ठीक है, टोटल 7 मेंबर थे प्रारूप समिति के। नाम मैं आपको बहुत अच्छे से याद दिलवा दूंगा, ट्रिक के साथ याद दिलवाऊंगा। और कुल मिला के और छोटी मोटी और समितियां थी, लेकिन 8 बड़ी समिति थी। 8 बड़ी समिति में से पहली समिति प्रारूप समिति थी। और इसी तरीके से अलग अलग समिति जैसे संघीय समिति हुई, झंडा समिति हुई, झंडा समिति को हम ध्वज समिति भी कहते हैं। ठीक है, संविधान संशोधन समिति हुई। ठीक है, इस तरह की अलग अलग समितियां थी। तो वो अलग अलग समितियों का जो अगला चैप्टर है वो हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी इंपॉर्टेंट समितियां हैं। और उसके बाद इंपॉर्टेंट समिति के बाद जो हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्रारूप समिति, इसके बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों एक चीज़ और बता देता हूँ यहाँ पे, जब मैं आपको ये पढ़ा रहा था स्टार्टिंग में कि संविधान में क्या क्या है, संविधान में बनाने में क्या क्या खर्चा हुआ, कितना समय लगा, लिखित संविधान या फिर ये लागू हुआ, उसके टाइम पे संविधान का स्ट्रक्चर कैसा है वो एक बार समझ लीजिए। संविधान में फिलहाल वर्तमान में 448 के आसपास आर्टिकल है। अब आसपास में क्यों बोल रहा हूँ, यह 395 भी है। देखिए क्वेश्चन यदि 395 आता है तो आप 395 पे टिक करेंगे। ठीक है, यदि 448 आता है तो उस पर टिक करेंगे। अब ऐसा क्यों है, आज की डेट में भी अनुच्छेद 395 में भी है, लेकिन जो उसके सेक्शन होते हैं ए बी सी करके, जैसे मान लो आर्टिकल 19। अब आर्टिकल 19 में तो एक ही काउंट होगा, लेकिन आप देखोगे 19A, 19B, 19C, 19D, 19E, 19F, इस तरीके से ये 5 आर्टिकल काउंट हो गए हैं। तो इस तरीके से जो अंडर सेक्शन आर्टिकल होते हैं उनको टोटल करने के बाद 448 आर्टिकल बनते हैं। क्लियर है, तो 395 आर्टिकल टोटल है, लेकिन अगर ऑप्शन में 448 आता है तो आप उस पर टिक करेंगे। पहली चीज ये है आपके आर्टिकल यानी कि अनुच्छेद। ठीक है, उसके बाद आता है भाग। इन अनुच्छेद को जो ये 395 अनुच्छेद हैं, इन अनुच्छेद को तोड़कर भागों में डिवाइड किया गया है। ठीक है, जैसे किसी चैप्टर में टॉपिक्स को डिवाइड कर दिया जाता है चैप्टर के बीच में, इसी तरीके से इन आर्टिकल्स को भाग में डिवाइड किया गया है। कुल मिला के 25 भाग हैं, यानी कि इस 25 भाग में, संविधान में टोटल 25 भाग हैं, 25 भागों में यह पूरे आर्टिकल हैं। हर एक भाग में कुछ ना कुछ आर्टिकल होंगे, तो इस तरीके से हमें पढ़ना है। 25 भाग में टोटल 395 आर्टिकल हैं। और उसके बाद जो हमारी 12 अनुसूचियां हैं, अनुसूची कितने, शेड्यूल कितने हैं हमारा 12, ये हमारे आर्टिकल्स हैं, ये पार्ट है, शेड्यूल्स हैं, वो कितने हैं हमारे 12 अनुसूचियों में 25 भाग हैं और उसमें 448 या 395 आर्टिकल हैं। ठीक है, आई होप ये चीज़ें आपको क्लियर होगी हों। ठीक है दोस्तों, ये बेसिक क्वेश्चन डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाते हैं। ये जो क्वेश्चन होते हैं डायरेक्टली आते हैं। यहाँ मैंने आपको बताया कि किस तरीके से संविधान की डिमांड की गई थी, कब अंग्रेजों ने एक्सेप्ट किया, कब अगस्त ऑफर आया, और 1946 में जो आया था वो था कैबिनेट मिशन, जिसके द्वारा चुनाव कराए गए। हैदराबाद रियासत ने पार्टिसिपेट नहीं किया था। 10 लाख लोगों में से एक व्यक्ति को चुना गया था, और उसके बाद जब चुना गया संविधान सभा का निर्माण हुआ। इनमें से ये लोग आए थे, जैसे 163 हिंदू थे, सिख 4 थे। इस तरीके से टोटल जो संविधान सभा का जब गठन हुआ उसमें जो टोटल मेंबर थे वो 389 थे, लेकिन जो इलेक्टेड होकर आए थे, जो निर्वाचित होकर आए थे, वो 292 मेंबर्स थे। 292 मेंबर्स होने के बाद जब पहली बैठक हुई वो 9 दिसंबर को हुई 1946 में, जिसके टेम्परेरी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा थे। उसके बाद जो दूसरी बैठक हुई 11 दिसंबर 1946 में, उसके जो परमानेंट अध्यक्ष थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। जब राजेंद्र प्रसाद जी अध्यक्ष बने, इनकी देखरेख में संविधान निर्माण का कार्य शुरू हुआ। अलग अलग समितियां बनाई गई, अलग अलग समितियों को अलग अलग कार्य दिए गए, जो कि हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। समितियों का चैप्टर हमारा नेक्स्ट क्लास में है। उनमें से एक समिति प्रारूप समिति, जिसका थोड़ा सा मैंने आपको हिंट दिया है कि प्रारूप समिति जो ड्राफ्टिंग कमेटी से हम बोलते हैं, इसके जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी थे। और नेक्स्ट वर्णन जो होगा हमारा नेक्स्ट क्लास में, जो वर्णन होगा वो समितियों के बारे में होगा। ठीक है दोस्तों, आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी हो। यदि अच्छी लगी है तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यदि आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा आगे कंटिन्यू करने का दोस्तों। ठीक है, तो जय हिंद, जय भारत।